अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 0 होगा। मैंने ये चैप्टर इसलिए किया है अरेंज, मुझे बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर हमें बहुत प्रॉब्लम है इसमें फ़िज़िक्स में, हमसे नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, टिप्स नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता। तो बेटा ये जो फ़िज़िक्स है ना, ये होनी ही टिप्स एंड ट्रिक्स से है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, जिस बच्चे को वो आती है, किसके पास टाइम होता है कि एक एक फॉर्मूला पूरा पूरा अप्लाई करे और बैठ के पूरा पूरा सॉल्व करे? बेटा ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ लाजिम व मलजूम है। इसके अलावा मैं कहता हूँ आप बाकी हर लेक्चर स्किप कर लें, लेकिन जो ये वाला लेक्चर है इसको मत छोड़िएगा, ये आपके लिए बहुत लाजिम है। ठीक है, ये आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। ये 2 लेक्चर्स होंगे बेसिकली आपके, एक ग्राफिकल एंड परसेंटेज होगा और एक में हम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे और रिलेशनशिप्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपने उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और वैसे ही चलना है मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताऊंगा ना, आपने उनको वैसे ही मिनवन फॉलो करना है और आपने वैसे ही चलना है। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आने हैं ना बेटा, आपको वो होने ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, 90% आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ही होते हैं। चले आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लें तो 60% तो मिनिमम न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ें वहां पर फॉर्मूला को रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही है जिधर से बच्चों के नंबर कटते हैं। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो मतलब इस दफ़ा मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, उनको यही प्रॉब्लम है कि उनके फिजिक्स में से 20-20, 30-30 नंबर कटे हुए हैं बच्चों। तो 20-30 नंबर अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि राउंड अबाउट मेरिट का बच्चे ने 10% यहां से, 10 नहीं आप कह सकते, चले 7% कह लें, लेकिन 7% एक बहुत बड़ी रेशियो है बच्चों, तो इसीलिए हमने इसको बचाना है। अच्छा, नेक्स्ट हम रिलेशनशिप्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, अच्छा अगर एक फॉर्मूला है आपके पास, उसमें वो कहता है कि एक क्वांटिटी है जो कि या तो इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई, दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या होगा? ठीक है, मैं INC लिखूंगा, इसका मतलब होता है इंक्रीज, एंड DEC लिखूंगा तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। ये जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने ये जरूर याद रखना है कि मैं किसको क्या लिखता हूं। ठीक है, अच्छा अब अगर ये आपने देखना है ना, इसके लिए हमने देखना है कि सबसे पहले रिलेशन कौन सा है। तो अगर किसी चीज के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर तो B इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल B इज इंक्रीज, B पहले जो थी वो B थी और बाद में B प्राइम होगी 2B, यानी B डबल हो गया, ऑटोमेटिकली जो A है वो भी 2A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर ये इंक्रीज हो, ये इंक्रीज हो या ये इंक्रीज हो तो ये इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी, दोनों के दरमियान में एक प्रॉपर रिलेशनशिप्स है। अच्छा बच्चों, एक और बात आप लोगों ने यहां पर जो याद रखनी है ना, वो ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ना आपने ये चीज देखनी है कि उसके इर्द गिर्द और कुछ ना हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर कर दूं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B ओवर C। अब ये रिलेशनशिप सिर्फ तब वैलिड होगा जब C कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि रिलेशनशिप, मैं आपको ये चीजें आगे भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल हम A को इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल हम इसको 2A कर दें, तो जो B है वो हाफ हो जाएगा। B कितना हो जाएगा? 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर A इंक्रीज होगा तो B क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको फिजिक्स ऐसे नहीं करवानी, फिजिक्स में मैंने आपको साथ साथ क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आपने लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स,
distance from point charge, then potential will be, then potential पूछा है बच्चों, ये याद रखिएगा, will be, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ऐसा सिंपल आएगा नहीं, मैं ये प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस वो आपको दे सकता है, ए में इंक्रीज कह सकता है, बी में वो आपको कह सकता है डिक्रीज, और जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला होता है वो होता है रिमेन सेम। इस दफ़ा के एमडी कैट में मैंने एक और चीज़ देखी थी, उसने लिखा था डाटा इज़ इनसफिशिएंट, ठीक है। अब वो, ठीक है, बच्चों ने ज़्यादातर ने देखा, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा तो डाटा इज़ इनसफिशिएंट। आपने ऐसा नहीं करना, जब तक कि आपको 100% ना लगे आपने तब तक डाटा इनसफिशिएंट को क्लिक नहीं करना बच्चों, ठीक है, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो ये है कि हमने अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो हम कर चारों में से सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रायोरिटी इनको देनी है। हमने फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है V = KQ/R। अच्छा, अब उसने एक पॉइंट चार्ज की बात की, यानी कि चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। K इज ऑलरेडी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर वो कहता है डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या है? बीटा। कि हमारा जो डिस्टेंस है, पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग पे आ जाए आप। अगली चीज है रेशो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? किसके रिलेटेड है? रेशो के रिलेटेड है, ठीक है। रेशो वाला क्वेश्चन बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ये मैं आपके सामने एक डायरेक्ट ना क्वेश्चन ही रख देता हूँ, ठीक है। कहता है कि इफ़ टू बॉडीज़, ये क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ सेम मैस, ऑफ इक्वल मैस कह दे, सेम मैस कह दे, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। आप लोगों ने बस ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये समझनी है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड हैव वेलोसिटी, ठीक है। इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मैस हैव वेलोसिटी, यानी वो मूव कर रही हैं और उनकी वेलोसिटी क्या है? v1 क्या है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v2 हमारे पास क्या है? एंड v2 हमारे पास क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बच्चों, अब ज़्यादातर बच्चे इधर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें, ठीक है। आपने पता क्या करना है? के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों। अच्छा, अब हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन वो ये होगा कि आपने सबसे पहले ना ये देख लेना है कि ये जो इक्वल है या सेम है इसका मतलब क्या है। अगर तो दो बॉडीज़ है ना, उनका इक्वल मैस है या सेम मैस है, सेम का मतलब आपने ले लेना है कांस्टेंट। क्या लेना है? कांस्टेंट, यानी कि उनका मैस क्या है? कांस्टेंट। मैस कांस्टेंट हो गया। अब आपने रिलेशनशिप निकालना है काइनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ½ mv²। ये भी कांस्टेंट है, 1/2 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको यूँ लिख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 देखें तो वो भी v² के बराबर है, और उसका v क्या है? 10 है, तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी 2 देखें आप तो वो भी आपके पास क्या है? स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर में क्या है? 20 है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये आपने याद कर लेने स्क्वायर, सॉल्व ना आपको करने पड़े, ठीक है। अब आप इसकी रेशो ले लें। काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, अब 100 ऊपर आएगा, डायरेक्ट रिलेशन था, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट थी। अच्छा, अब हमने अगर कांस्टेंट ना भी रखे ना, देखिए अगर इधर आप मैथ पुट करें, 1/2 पुट करें, साथ में मैथ पुट करें, इधर भी 1/2 मैथ आ जाएगा, दोनों आपस में दोबारा कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए ये मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो आंसर आपका क्या आएगा? 1/4, क्योंकि ये 2 0 आपस में कट जाएंगे और आंसर आपका होगा 1/4, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब रेशियो वाले क्वेश्चन आए ना तो आपने ये नहीं करना। फॉर एग्जांपल बच्चे क्या कर सकते हैं, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये,
ठीक है, बच्चों ने यहां पर मैथ्स को लेकर परेशान हो जाना, मैथ्स गिवन नहीं है, यहां बच्चों ने इसको अकेले को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसको अकेले को, मैथ्स तो आपके पास गिवन नहीं है, आपने इक्वल सेम ये स्टेटमेंट समझनी है कि इसका मतलब क्या है, वो आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट जो है पेज ओपन कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज बच्चों कि आप लोगों को अब मैं सिखाऊंगा कि अगर एक क्वांटिटी को डबल करें तो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या असर होगा, या एक क्वांटिटी को हाफ करें तो दूसरी क्वांटिटी पर क्या असर होगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 इज इफ वन क्वांटिटी इज halved और डबल्ड। याद रखें बच्चा, इसके अंदर मैं लास्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं उनके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक्स बताने जाऊंगा। ठीक है, और वो आपको लाखों पे करके भी नहीं बताते होते अक्सर लोग, तो आप लोगों को वो पता होनी चाहिए, क्योंकि रट्टे लगाते हैं बच्चे और वो फिर चीज़ याद नहीं रहती। सिमिलरली हमें इधर भी अभी हमने देखना है कि अगर एक क्वांटिटी को हमने हाफ किया या डबल किया तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर होगा। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन ही लिखता हूं डायरेक्टली, ठीक है, फिर हम उसके सोल्यूशन में मैं आपको समझाऊंगा। कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, समझ आ गई होगी आपको किस चैप्टर से ये है क्वेश्चन। ठीक है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इज डबल्ड। अच्छा, आप लोगों ने ना इसको डी कोड कर लिया करना है साथ साथ। अब लेंथ ऑफ पेंडुलम वो कह रहा है डबल हो गई है, तो जो एल प्राइम है वो जो डबल हुई है। ठीक है, पहले लेंथ थी एल, बाद में कितनी होगी 2l। आपने साथ साथ स्टेटमेंट को नीचे डिकोड करते जाना है, ये बेस्ट वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वरना आप सोचते ही रह जाएंगे। देन टाइम पीरियड विल बी, उसने कह दिया लेंथ डबल हो गई है, देन टाइम पीरियड विल बी। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, वो देखेंगे टी का फॉर्मूला होता है। आप सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। वो देखेंगे जी ऑलरेडी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, टी का डायरेक्टली रिलेशन निकला एल के साथ, वो एल के साथ निकाल के कह देंगे जी डबल हो गई। ठीक है, 2 भी डबल हो गया, सॉरी टी भी डबल हो गया। बिल्कुल बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यहां पर अंडर रूट भी आपने देखना है। ठीक है, अंडर रूट है साथ, अंडर रूट ये कहीं नहीं जाता, अंडर रूट साथ ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि टी प्राइम आपने निकालना है, जो ओरिजिनल टी था वो ये था जब लेंथ एल थी, अब लेंथ कितनी हो चुकी है 2l। अब सॉल्व करना है, अब आपका टी प्राइम निकलेगा, टी प्राइम जो आपका निकलेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 2l के। ठीक है, टी प्राइम इज इक्वल टू, अब मैं आपको डी कोड करके दिखाता हूं कि असल में कैसे इसका आंसर आ रहा है। ये देखो, ये 2 अंडर रूट 2l, अंडर रूट 2 और अंडर रूट l को अलहदा कर लें। ठीक है, अंडर रूट 2 आपके पास ये आ गया, अंडर रूट l आ गया, अंडर रूट l आपने ऊपर लिखा है t के इक्विवेलेंट है, तो फिर t प्राइम किसके इक्विवेलेंट हो गया, अंडर रूट 2t के। यानी कि टाइम पीरियड कितना बढ़ा, टाइम पीरियड बच्चों बिल्कुल भी जो है ना वो क्या कह सकते हैं, डबल नहीं हुआ बल्कि अंडर रूट 2 टाइम बढ़ा। अच्छा, अब आपने अंडर रूट की वैल्यूज भी याद करनी। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, अब वो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि 1.41 टाइम्स। आप देखेंगे कि सर इधर तो अंडर रूट 2 का ऑप्शन होना चाहिए था, वो तो नहीं है, उधर 1.41 का ऑप्शन होगा। यूजुअली वो अंडर रूट 2 का ऑप्शन दे सकता है आपको, लेकिन अगर वो ऑप्शन ये नहीं देता, उसकी जगह ये ऑप्शन देता, तो ये भी करेक्ट है। आपको वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, वो इसको और भी मेथड से लिख सकता है, वो इसको लिख सकता है 14/10। ठीक है, तो आपको ये हर तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, यही आपको सिखाना है हमने। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है टू वैल्यू रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 इज टू वैल्यू रिलेशन। ठीक है बच्चों, टू वैल्यू रिलेशन। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा ये आप अप्लाई कहाँ पर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ भला, ये आप ज़्यादातर अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में भी आता है लेकिन ज़्यादा ये केमिस्ट्री में आता है, तो इसीलिए याद कर लें केमिस्ट्री के मोस्टली न्यूमेरिकल ये टू वैल्यू रिलेशनशिप वाले होते हैं। कैसे, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2।
ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, P2 ओवर P1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2, ठीक है। ये अब 2 वैल्यू रिलेशनशिप में। अब इनमें से अगर आपको कोई सी भी वो 3 दे दे ना, 3 आपको दे दे, तो आप चौथी निकाल सकते हो। इस तरह की एक और भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी से डिफरेंट होती है, वो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ी है। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब आपने अगर कोई भी निकालनी हो, आपको 3 वो दे दे, तो आप 1 निकाल सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। उप्स सॉरी, लाइन भी रेज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो वो आपसे ये डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसको डिमांड करेगा, ठीक है। आपको 3 वैल्यू दे के चौथी पूछेगा। अगेन हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बल्कि इस लाइन को हम इरेज ही कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते हैं और उस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन लिखा है, इफ pressure is 10 atm, कितना? 10 atm। याद रखिएगा, यूनिट पे आपने पूरा ध्यान रखना है। यूनिट क्या लिखा है? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये पॉइंट ऐड कर लें। यूनिट ये आपको बहुत ही बेसिक लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नंबर आपका यही सब्जेक्ट कटवाता है, और सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान भी इसी में ही होते हैं। तो इसकी बेसिक्स क्लियर होनी ज़रूरी है। इफ़ द प्रेशर इज 10 atm, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2 मीटर क्यूब। ये बिल्कुल ऐसा यूनिट में है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यूनिट सेम हो गए। अच्छा, एट व्हाट प्रेशर वॉल्यूम बिकम, एट व्हाट प्रेशर। अब उसने आपसे डिमांड क्या कर लिया? प्रेशर डिमांड किया। 2 वैल्यू उसने आपको दे दी, अब तीसरी भी आपको देगा। वॉल्यूम बिकम्स 5 मीटर क्यूब। वो आपसे कह रहे हैं कि जब 10 atm प्रेशर था ना, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था ना गैस का, वो था 2 मीटर क्यूब। अब आपको पता है गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता? फिक्स वॉल्यूम गैस का नहीं होता, सॉरी। अच्छा, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता बच्चों। अब आप लोगों ने देखना है कि वो 10 atm से किधर चला गया है, 10 atm जब था, तो तब हमारा वॉल्यूम कितना था? 2 मीटर क्यूब। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 5 मीटर क्यूब हो जाए। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, बॉयल्स लॉ लगेगा, V1 इज इक्वल टू P2 ओवर V2। कैलकुलेट आपने P2 करना है, P2 को उधर ही रहने दें, बाकी तमाम वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 10 ओवर 5, V2 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 जा 5 2 जा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? जब हमारा प्रेशर 4 atm हो जाएगा, जब हमारा प्रेशर 4 atm हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 मीटर क्यूब। ठीक है बेटो, ये हमारा था टॉपिक 2 वैल्यू रिलेशनशिप। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ये बातें मैंने बाद में नहीं बतानी, इनको अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट आपने ये इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, डिपेंडेंट बेसिक में हमने आपको पढ़ाया होगा। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो मतलब जो किसी पे डिपेंड करती हैं और जो नहीं करती, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ये डिपेंड जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके अंदर वो जो है वैल्यू वो उस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है आपके पास, ठीक है। R इज इक्वल टू V ओवर I। अब जो R आपके पास वैल्यू निकल रही है R की, वो निकल रही V ओवर I। अब बच्चे रिलेशनशिप निकाल देते हैं उसका वोल्टेज और करंट के साथ। ऐसा नहीं होता बच्चों। जब भी कोई कांस्टेंट हो ना, किसी भी फॉर्मूले में बेटा कांस्टेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्चुअल फॉर्मूला ये था, ठीक है, आपने इसको रीअरेंज किया और ये IR हो गया, ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। जब भी कोई कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू
सी वी, सी की वैल्यू क्या निकल सकती है, क्यू ओवर वी। लेकिन डिपेंड इन पे नहीं करेगा, डिपेंड ये आर इन पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है। जो भी किसी वैल्यू का कांस्टेंट होता है वो उस वैल्यू के रेशियो पे डिपेंड नहीं करता, वो उस रिलेशनशिप की जो है रेशियो उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको पूरी फिजिक्स का ये कुलिया बता रहा हूं, आपने रट लेना है, लिख लें। कोई भी एक क्वांटिटी है ना, कोई भी एक क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आर है, वो रेशियो से निकलेगा। आप ये देख रहे हैं दो वैल्यू की रेशियो से निकल रहा है, दो वैल्यू की रेशियो, जिनके लिए कांस्टेंट है। यानी अगर कोई वैल्यू किसी रिलेशनशिप में कांस्टेंट हो और वो उसकी जो वैल्यू, आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेंट इन पे नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। ये डिपेंडेंट वाली जो बात है, ये मैं एक दफ़ा दोबारा भी समझाऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी बात। तो आपने ये कुलिया याद रख लेना है, ये रूल याद रख लेना है कि जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्स्टेंट है ना जो रिलेशनशिप में से निकलता है, फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशनशिप से निकला आर, तो ये इनकी रेशियो पर डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बल्कि आर किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताएं फॉर्मूला, जल्दी जल्दी, रो एल ओवर ए। आर लेंथ पे डिपेंड करता है, आर एरिया पे डिपेंड करता है, आर रो पे डिपेंड करता है। ये रो क्या है आपके पास, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ठीक है। डी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। ये बातें आपने याद रखनी है कि डिपेंड किस पे करता है और किस पे नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाता हूं ऐसा ही, जो कि बच्चे, मैं कहता हूं 90% बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैं जब भी किसी बच्चे से पहली दफा ये क्वेश्चन करता हूं, हमेशा वो क्या करते हैं, इसको रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड, speed of sound is independent of, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बच्चों किस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये आपने बताना है मुझे। आपके पास ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी से कमेंट डाउन करें ये इसका आंसर क्या आएगा। मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं तब तक ऑप्शंस लिख देता हूं। फर्स्ट इज डेंसिटी, सेकंड इज प्रेशर, थर्ड इज टेम्परेचर एंड डी इज नॉन, कोई भी नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने आंसर ठीक किया होगा। ये गैमा रो, अच्छा रो ऊपर हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है, इधर रो डेंसिटी है। याद रखिएगा रो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक रेजिस्टिविटी एंड सेकंड डेंसिटी। क्या, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी। अच्छा इसके अंदर नीचे क्या आता है, प्रेशर आता है। अब इस फॉर्मूले से देखें डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। अब बच्चे लगाएंगे नॉन ऑफ दीज, लेकिन इसका आंसर नॉन ऑफ दीज गलत है बच्चों, गलत है ये। इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रेशर। प्रेशर क्यों आएगा ये मैं भी आपको समझा देता हूं। उसकी वजह है ये कि जो डेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। ये अब एक नई चीज आपके सामने आ गई कि डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के। तो अब देखें जरा, ये यहां पर डेंसिटी है और यहां पर प्रेशर है। प्रेशर हमने दो दफा बढ़ा दिया, ऊपर मैंने पढ़ाया आपको रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसे कहते थे, ये हमने बढ़ाया या प्रेशर हमने बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर ये हमने 2 टाइम्स कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हो गया गैमा, ठीक है। अब देखें प्रेशर 2 टाइम्स हो गया तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 रो ओवर 2p, कट जाएंगे आपस में। ये 3 होगा फिर 3 ऊपर आ जाएगा, कट जाएंगे आपस में। ये 4 होगा, 4 नीचे 4 ऊपर, कट जाएंगे आपस में। तो ओवरऑल फिर जो है आपकी वेलोसिटी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यों, इस रिलेशनशिप की वजह से। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, हम कुछ देर जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है आपका टॉपिक नंबर 6, उसका नेम है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, मैं आपको बेसिक से
टफ की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछने लगा हूँ। अच्छा, इसमें अब क्या क्या आपसे जो आपने जो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले बच्चों आपने इसमें ना दो चीज़ें याद रखनी। एक आपको गिवन होगी, गिवन क्या क्या है ये आप लोगों ने आंखें खोल के देख लेना है। कुछ भी अपने पास से ऐड नहीं करना और कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, ऐड भी नहीं करना। जो गिवन है उसके ऊपर आपने महदूद रहना है बच्चों। क्या रहना है? महदूद रहना है। दूसरी बात जो मैंने सबसे पहले लिखा था, फॉर्मूला, रिलेशनशिप, जो कि आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन आपने देखना है कि रिलेशन कौन सा सूटेबल है। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसका उन्हें पता लग जाता है चले इनका ये रिलेशनशिप हो सकता है, तीसरी वैल्यू भी दी होती है, वो तीसरी वैल्यू को क्या कहते हैं, हमें भटकाने के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं। 90% ऐसे करने से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है बच्चों। आप लोगों ने देखना है कि अगर तीनों वैल्यू का किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप निकलता है तो इट्स वेल एंड गुड, वो निकालने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसा कि पहले आपको क्वेश्चन से समझाया, इस दफा फिर मैं क्वेश्चन ही दूंगा। तो कहता है अ बॉडी ऑफ मैस, अ बॉडी ऑफ, अच्छा मैं इधर क्वेश्चन पेस्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। मैं वो इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों मुझे पता है, ठीक है, मैं भी इसी एज से गुजरा हूं। जब लेक्चर दे रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे साथ साथ अगर टीचर जो है जल्दी जल्दी वो पिक्चर लगा के चले जाए तो आधा घंटा वीडियो पॉज करके या लिखने में लग जाता है बच्चों को। तो मैं इसीलिए साथ साथ लिखता हूं कि आप लोगों की राइटिंग स्पीड भी रहे, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखें। अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम, मैस आपको पता चल गया। मूविंग विद मोमेंटम, मोमेंटम है बॉडी का, क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम कितना है? कितना है? 6 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड आपको पता है यूनिट किसका है, बताने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपने याद रखनी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बता देता हूं, ठीक है। अब आप यहां पर देखें कि आपके पास ऑप्शन फॉर एग्जांपल वो देता है, एक देता है 6 जाउल, बी आपको देता है 9 जाउल, सी आपको देता है 12 जाउल, एंड देन आपको डी दे देता है 15 जाउल, ठीक है। अब आपने निकालना है रिलेशनशिप किसका? काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी और मास से मत निकालने बैठिएगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और मास तीनों को पुट करके निकालिएगा। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब दो तरीके से आप इसमें मोमेंटम पुट कर सकते हैं। एक ये वाला तरीका है हाफ p डॉट v, pv, ठीक है, p डॉट बेशक ना लगाएं, pv, ठीक है। दूसरा आपका ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² ओवर 2m। अब आप लोगों ने देखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। क्या आप ये कर सकते हैं? इसमें मोमेंटम है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी है, क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? सोच के बताएं। बिल्कुल नहीं है बच्चों, इसको आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। हमें कौन सा चाहिए? जिसके अंदर क्या हो? मैस हो। मैस किसके अंदर है? इसके अंदर आपके पास मैस अवेलेबल है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैस अवेलेबल है p² ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला पुट करके देखिए क्या आंसर निकलता है बच्चों। क्या आंसर आपका आता है p की वैल्यू क्या आपके पास 6 का स्क्वायर 36 होता है ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4। तो ये 36 और 4 इज इक्वल टू 9 जाउल, तो आपका आंसर निकला है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को पुट करते तो आपके पास वेलोसिटी ना होती, आप किसी और फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते। तो बेटा फॉर्मूला वो पुट करना है जिसके अंदर क्या हो? तीनों चीजें मौजूद हों बच्चों। ये बातें आप रट लें, लिख लें, मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें किसी ने नहीं बतानी, ये आपको लिखनी पड़नी है, ये करनी पड़नी है, ये जरूरी है, ये लाजिम है, ये इनके बगैर आप फिजिक्स नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा इनको इग्नोर ना करे। नेक्स्ट थिंग इज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आपका है बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चंस। ग्राफिकल क्वेश्चंस का मैं आपको जस्ट आज एक ब्रीफ लेक्चर नहीं मैं दूंगा अभी आपको, ये एक छोटा सा लेक्चर होगा। इसके ऊपर ग्राफ आपको पता है बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में एक बहुत ही मजे का पॉइंट आया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँ। जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी इज जीरो, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी जीरो, नॉट स्पीड, वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी कैसे कैसे जीरो हो सकती है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरे जो जितनी कंडीशन है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है।
कंसीडर करें वेलोसिटी जीरो है, क्या मोमेंटम जीरो होगा? जी हाँ, मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। लेकिन मैंने बोला स्पीड जीरो नहीं बोल रहा मैं, वेलोसिटी जीरो बोल रहा हूं, ठीक है। स्पीड जीरो होगी? नहीं, स्पीड मैंने बोला स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं वेलोसिटी कह रहा हूं जस्ट जीरो है, ठीक है, स्पीड नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई। काइनेटिक एनर्जी का अब आपने करना है, यहां पर देखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये देखें, हमेशा आपने पढ़ा है कि ये आपके पास वेलोसिटी है बच्चों, ये क्या है आपके पास? वेलोसिटी। तो ये मतलब अगर आपके पास ये वेलोसिटी है तो फिर ये भी जीरो होनी चाहिए। क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? सब बच्चे रिप्लाई करें नीचे जल्दी जल्दी। क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बच्चों? जल्दी जल्दी सोच के रिप्लाई करें मुझे। क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बच्चों? बिल्कुल नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। उसकी वजह ये मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं कि रट ले। काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है जो आपको कभी नहीं पढ़ाया जाता, v डॉट वी वेक्टर होता है, मना नहीं किया मैंने, लेकिन उनके दरमियान में क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है आपके पास? उसका रिजल्टेंट स्केलर होता है बच्चों। तो इधर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से हम उसको लिखते हैं वी स्क्वायर, वो स्केलर हो जाती है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वर्क डन स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, टोटल एनर्जी स्केलर है। याद रखिएगा ये बात, ये रट लें, लिख लें, जो करना है कर लें, लेकिन ये बात मुझे अच्छे से आपके पास रिटन डाउन चाहिए, ठीक है। नोट डाउन इसको जरूर कीजिएगा। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैंने बोला था क्या है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। व्हाट विल बी इट? इट विल बी ब्लू, बट इधर वो ब्लू है ही नहीं जिससे मैं लिखता हूँ। चले, ग्राफिकल, ये काफ़ी हद तक वही है, बल्कि ग्राफिकल क्वेश्चंस। क्या आ गए बच्चों हमारे पास? ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना, मैं इसको आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपने ग्राफ में सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। क्या क्या? एक उसका एरिया क्या देता है, एक उसकी स्लोप क्या देती है। ये दो चीज़ें आपने देख ली तो आप कामयाब हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इन डेप्थ करवाना है ये टॉपिक, इस पर अलग से पूरी मैंने एक लेक्चर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वही होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ समझाने के लिए। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स। यहां पर मैं लिख देता हूं पहला ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं ए डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ये सैंपल किसका डिस्प्लेसमेंट का। बी में लिख देता हूं एक्सेलरेशन, सी में लिख देता हूं वेलोसिटी, और डी में लिख देता हूं नॉन। अच्छा, बच्चे पता क्या करेंगे? ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, मैंने ये लॉजिक्स चेक किए हैं और मुझे कई दफा आता है कि यार बच्चों क्या कर जाते हो, कई दफा वो देखेंगे वी इधर दिया हुआ है, ग्राफ है इसका, तो वेलोसिटी देगा। बच्चे इसको टिक करने की कोशिश करते हैं। तो चले हम ग्राफ से ही पूछ लेते हैं। ग्राफ भाई आप क्या दोगे? ठीक है, ये क्या है? हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेलोसिटी है, ये क्या है? टाइम है। वेलोसिटी है, टाइम है, ये हमने लगा ली, इसके दरमियान में एक स्लोप, ठीक है। अब हमने इसका, उसने हमसे क्या पूछा? स्लोप बतानी है। स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला लिख लें आप बच्चे जल्दी जल्दी। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब जरा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करके देखें आपके पास आंसर क्या आता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आज आपको पता चल गया है ना। आज के बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ठीक है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आपने कहां पे पढ़ा है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट डाउन करें। एक्सेलरेशन बच्चों कैसे? एक्सेलरेशन होती है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये आपने ग्राफ से पूछना है, खुद से तुक्के नहीं लगाने कि क्या होगा, ठीक है बच्चों। आज ये मतलब आपको मैंने यहां तक तो करवा दिया। अब नेक्स्ट थिंग मैं आपको करवाता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ग्राफिकल जो है ना, मैं एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए आपको। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। वेयर इज द नेक्स्ट पेज? हियर इट इज। नाउ वी विल ऐड अ हेडिंग, बल्कि क्वेश्चन ही लिखना है हमने। वो क्या है? क्या लिखें? हाँ, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जल्दी बताएं बच्चे, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब एरिया भी करवा दिया मैंने
और मैंने आपको स्लोप भी बता दी। एरिया वो कैसे होते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं आपको ग्राफ पढ़ना सिखा दूंगा। जब आपको ग्राफ पढ़ना आ गया, ग्राफ की लैंग्वेज पढ़नी आ गई, ग्राफ कहता क्या ये पढ़ना आ गया, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा आप अगर ग्राफ पढ़ना सीख गए बच्चों। तो W = FD, ठीक है। अब ये हमने ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चों। तो W किसके बराबर आ रहा है, FD के बराबर। लेकिन ये तो आपको मैंने बता दिया, सॉरी मैंने जल्दी जल्दी में ना लिख दिया, लिखना नहीं था मैंने, चले कोई बात नहीं। एरिया जो होता है ना, एरिया आपने जब भी निकालना होता है तो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हाफ भी लिखते होते हैं, लेकिन ग्राफ में आप लिखें ना लिखें कोई इतना मैटर नहीं करता। तो ये आप देखें कि हाफ लिख लें, F × D, ये क्या फॉर्मूला निकलता है, वर्क डन का निकलता है। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देता है, वर्क देता है। हाँ, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो तब आपने ये हाफ जरूर पुट करना है। जब आप रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं आप सिर्फ ये लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। आ गई समझ। इसके अलावा कुछ बाकी एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह इस पर मैं बहुत ही ब्रॉड लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ रिलेशनशिप्स पढ़ाऊंगा, देन आपको आज के लिए छुट्टी मिल जाएगी, मौज कीजिएगा। अच्छा तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके लिए मैंने आपके पहले से एक पेज प्रिपेयर किया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपको आज के बाद रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको मज़ा आ जाएगा, आज के बाद आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों। तो कैसे हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ना आपको मैं एक ग्राफ जो है ओवरऑल लिख के देता हूँ, इसका आप बना लें। वो क्या होता है, क्या उसे कहते होते हैं बेटा, इसका एक ओवरऑल टेबल बना लें, ठीक है। आप इधर लिखें साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया हुआ है ये मैं आपको समझाऊंगा, ये एक ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ये मैं आपको अभी करवाता हूँ, ठीक है। साइन थीटा, देन आप लिख लें उसके नीचे लिख लें आप कॉस थीटा, फिर लिख लें टैन थीटा। टैन थीटा, अब कोई टैन पे हंसेगा नहीं क्योंकि मेरा टैन सही तरीके से नहीं निकल रहा, पता नहीं क्यों। वैसे मैं सही बोलता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन वी हैव 90 डिग्री, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 पर क्या होती है आपको पता है, बहुत दफ़ा किया आपने 0। इसकी परसेंटेज में लिखें, यहाँ पर परसेंटेज लिख लें, नीचे हम परसेंटेज में वैल्यू लिखते जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि परसेंटेज में वो बहुत ज़्यादा पूछता है। ये होती है। उसके बाद 30 पे कितनी होती है, 30 पे बच्चों इसकी वैल्यू होती है हाफ। हाफ किसके बराबर होता है, 0.5 बेटा, कितने परसेंट, 50%। ये बातें आप लोगों ने रट लेनी है, ठीक है। 45 पे कितनी होती है, 1/√2। 1/√2 किसके इक्विवेलेंट होता है, 0.7 के। 0.7 परसेंटेज में देखिए कितना, तो 70% बच्चों। 60 होता है √3/2। क्या होता है √3/2, कितना, 0.866। कितना, 0.866 परसेंटेज में 86%। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। और 90 पे कितना, 1, कितना, 100%। अच्छा अब आपने साइन लिख लिया, कॉस लिखना बड़ा आसान है। कैसे, यहां से लिखना शुरू करें, यहां से लिखना शुरू करें और इस तरफ को लिखें, इस तरफ को जाएं, ए इस तरफ को, ठीक है। आप लोगों का कॉस लिखा जाएगा। रुके मैं लिख के दिखाता हूं, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि आप लोगों को विजिबल भी हो। cos 0 1, कितने परसेंट, 100%। लेट मी डिक्रीज द थिकनेस बेटा, वेयर इज द थिकनेस ऑफ द पॉइंट, यस हियर इट इज, ठीक है। cos 60 √3/2, कितना, √3/2, कितना परसेंट, 0.866 परसेंटेज में 86%। 45 1/√2, वही आ गया ना। याद रखें कि एक ही वैल्यू है जहां पर कॉस और साइन इक्वल होते हैं, वो कौन सी होती है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन और कॉस क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। कितने परसेंट है ये, 70%। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ये आगे वाली वैल्यू, ये आप खुद लिखेंगे अब, ठीक है। cos 60 1/2। आपको एक आती है आप ऑटोमेटिकली दूसरी लिख सकते हैं, एक आती है आप ऑटोमेटिकली दूसरी लिख सकते हैं, 50, ठीक है। cos 90 कितना होता है, जितना cos 0 होता है, कितना, 0, कितने परसेंटेज में, 0%। अब tan निकालना है आपने, tan मैं आपको अभी बाद में ही दिखाता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैं अभी आपको ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। बच्चों नोट डाउन कर लिया है, हम नेक्स्ट चलें। ओके मैं इसको रेज कर रहा हूं,
उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और अब हम इसको, ओहो वेट अ बिट यार, स्टॉक इरेजर ही हम यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर सकते हैं। मैं इसी पेज पे काम इसलिए करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ पर वो पिक्चर है और मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको ना, मैंने ग्राफ वैसे ही बनाना है, ठीक है, जैसे पहले बनाया था, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो पता है क्या है, आपने ना यहाँ से निकालनी कॉस की वैल्यू। किसकी? इस फॉर्मूले से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी। कैसे? फॉर्मूला लिख लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर्स, ये फॉर्मूला लिख लें, रट लें, जो करना है कर लें, बिलो थीटा डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 2 नहीं, 2 लिखा है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कॉस 0 कितना होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये है कॉस 0, थंब पे है कॉस 0। अब आपने थंब से नीचे फिंगर्स काउंट करनी, कितनी है? 4 फिंगर्स हैं थंब से नीचे। 4 पुट करें, अंडर रूट 4/2, क्या आंसर आया? 1, क्योंकि अंडर रूट 2/2 1, ठीक है। तो कॉस 0 कितना होता है बच्चों? कॉस 0 कितना होता है? अब सबको पता चल गया, कितना? 1। अब यहां से निकाल सकते हैं, आपको भूल गया, आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कॉस 30 कितना होता है बच्चों। कॉस 30 के लिए ये रहा कॉस 30। अब इससे नीचे देखें कितनी फिंगर्स हैं? 3। लेट मी चेंज द कलर। 3 फिंगर्स हैं। कितनी है? 3 फिंगर्स। 3 फिंगर्स को जरा पुट करके देखें इधर, अंडर रूट 3/2। क्या ये वही वैल्यू नहीं आ गई जो हमने कॉस 30 पे लिखी थी? बिल्कुल ये वही वैल्यू है। अब देखें कॉस 45 देखते हैं, कॉस 45, ये रहा कॉस 45। लेट मी चेंज द कलर। इसके नीचे फिंगर्स कितनी है? 2। अब पुट करें जरा फॉर्मूले में, अंडर रूट 2/2, ठीक है, अंडर रूट 2/2। अब इसके लिए हम जो एक लगाते हैं ना, वो ये होता है कि आप लोगों को मैथ्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। कॉस 45 देखिएगा अभी ज़रा, ये जो 2 होता है ना, ये 2, इसका एक्चुअली मतलब होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 करें तो ये इसके 2 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर ऊपर भी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से कट गया और कॉस 45 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। यानी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। इससे अच्छी ट्रिक आपको और क्या मिलेगी? अब देखते हैं कॉस 60 कितना होता है। कॉस 60 के नीचे फिंगर कितनी है? 1। कॉस 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2। तो ये तो डायरेक्टली 1/2 निकल आया, क्योंकि अंडर रूट 1 इज इक्वल टू, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 होता है। अच्छा, लास्ट भी मैं इधर ही निकाल देता हूं, ठीक है। अभी आप ये देखें कि 90 के नीचे फिंगर कितनी है? कोई भी नहीं है। कॉस 90 0/2, अंडर रूट 0/2। 0 अंडर रूट 0 लेंगे, कितना होगा? 0/2। और किसी भी चीज़ के ऊपर 0 हो तो समथिंग 0/समथिंग 0 होता है बेटा हमेशा। तो आपके पास चारों वैल्यूज निकल आई, पांचों की पांचों। नेक्स्ट अब हम इनको दोबारा से, मैं आपको जो बाकी साइन थीटा और वो सारी होती हैं वो सारी भी कैलकुलेट करनी सिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स अब दोबारा से हम बनाते हैं। सबसे ऊपर लिखना है आपने साइन ही लिखना है आपने सबसे ऊपर, फिर लिखना है आपने कॉज, फिर लिखना है आपने टैन। आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रट जाएंगी मेरे बच्चों, रट जाएंगी, ठीक है, टैन थीटा, सॉरी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पर लिख लें 0 डिग्री, यहां पर लिख लें 30, यहां पर लिख लें 45, यहां पर लिख लें 60, यहां पर लिख लें 90, कॉस 0। अब कॉस की कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हम कॉस से ही शुरू करेंगे। कॉस 0 बताएं जल्दी, बताएं अब। 1। कॉस 30 मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। अंडर रूट 3/2 बच्चों, जल्दी जल्दी बोला करें। अंडर रूट 3/2। कॉस 45 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। कॉस 60 1/2, 0। अब दोबारा से इसको इधर ला के लिख दें। मैंने बोला एक की निकाल लें, दूसरे की इन्वर्स करके लिख दें। 0, ठीक है, 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन जो है 90 1। अब आपने निकालनी tan की वैल्यू।
तो दोनों को डिवाइड कर दें। अब आपने पेपर में ना सिर्फ 2 मिनट लगा के ये बना लेना है, उसके बाद आपको मुश्किल होगी नहीं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये आपने 2 मिनट लगा के पेपर में बना लेना, फटाफट क्वेश्चंस कर लेंगे सारे, ठीक है। इनके दरमियान में डिवीजन का साइन मैं क्यों डाल रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट इट। अभी मैंने आपको बताया 0 ओवर समथिंग 0, तो tan 0 0, tan 30, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें आपस में, आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा बच्चों, 1 ओवर √3। इनको करें आपस में डिवाइड, क्या आएगा आंसर आपका 1। तो tan की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 45 पे, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पे मैक्सिमम साइन, ठीक है। और कॉस की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, ये 0 पे होती है, ठीक है। ये आपने तीनों याद रखनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों को याद नहीं रहता ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस, ये कैसे निकालते होते हैं, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जब वो आएगा आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स से मैंने सारा पेपर करवा देना है। आप लोग इंशाल्लाह जिन्होंने भी ज्वाइन किया है 2016 की बच्चों, तो √3 आ गया, ठीक है। इसका डिवाइड करके देख लिया आपके पास √3 आएगा। और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है बच्चों, क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिटी का, वो मैं आपको समझा देता हूं आज। समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूं, उसकी वजह देख लें। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर, देखो मेरी बात सुनो, अगर तो 0 ओवर समथिंग हो वो होता है 0, क्यों, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना 0 ओवर समथिंग 2 बार आएगा, 0 अंदर आएगा, ठीक है। अब आपने कुछ भी कर लें, ठीक है। अब आपको इसको कट करना है 0 को, ठीक है। अब कैसे कट करोगे, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा, आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर निकल आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि समथिंग 0 ओवर समथिंग हमेशा 0 होगा। लेकिन समथिंग ओवर 0 क्यों इन्फिनिटी होता है, इसकी भी तो कोई लॉजिक होगी ना, वो मैं अब आपको बताऊंगा आज। ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा बच्चों। इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह की टिप्स, इस तरह की ट्रिक्स, इस तरह के लॉजिक्स, इस तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट्स, ये आपको सिर्फ हमसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। और यू विल बी एस्टॉनिश्ड बच्चों, यू विल बी एस्टॉनिश्ड इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं इन्फिनिटी की बारी, बिल्कुल वैसे ही लिखें जरा, 0 2, 0 की वैल्यू, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम 0 को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी आपको पता है लामहदूद की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी से अगर मल्टीप्लाई करें तो शायद वो 2 हो जाए, या जो भी वैल्यू चाहते हैं शायद वो हो जाए, ठीक है। उनका एक कॉन्सेप्ट है ये, तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद यहाँ पर 2 आ जाए और आपका आंसर निकल आए, शायद। इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी कोई आंसर नहीं निकल रहा होता उसको इन्फिनिटी से 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसीलिए अगर 2 ओवर 0 करना हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। 3 ओवर 0 करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी, सॉरी 2 लिख दिया मैंने। 4 ओवर 0 करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट आपको कभी कोई नहीं बताएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम 0 को इन्फिनिटी टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी टाइम क्या होता है, लामहदूद, उसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसी वजह से वो इसको कहते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि अगर आप किसी भी चीज़ को, यानी कि 2 को 0 से डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 0 हो जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा बच्चों। ये आपने याद रखना। बच्चे असल में इधर बहुत गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इधर मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नंबर कटवा बैठते हैं बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम ना कुछ रिलेशनशिप्स आपको मैं आज बताऊंगा, सारे आज नहीं बताऊंगा, रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी पेज ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर्ड था, ठीक है। यू आर लकी गाइस, ठीक है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप लोग भी कोशिश करें, आप लोगों ने नंबर लेने हैं, आप हमारा सरमाया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सबसे पहला रिलेशन है मैं जो आपको बताऊंगा, दैट इज मैं इधर जो भी वैल्यूज लिखूंगा वो x एंड y करके लिखूंगा, ठीक है। x और y, ठीक है, ये 2 लिखूंगा, आपने ये याद रखना है। हम कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस देन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये है, ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, इंक्रीज। इफ वैल्यू ऑफ x इज डबल्ड देन y, x की वैल्यू कहता है अगर डबल कर दें, ये डबल होएगी, ये भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा,
डबल्ड। ये टेबल आपने रट लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने भी लिखना है साथ। इफ वैल्यू ऑफ एक्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3 देन वैल्यू ऑफ वाई, ये देखें ये कहना चाह रहा है x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो यही आएगा। अगर x1 ओवर x2 की रेशियो है 2:3 तो इसकी भी क्या होगी 2:3, तो आंसर यहां पर भी क्या आएगा 2:3 या 2/3। ठीक है, उसके बाद 2 वैल्यू रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है 2 वैल्यू रिलेशन, यही बात मैंने आपको ऊपर ये बड़ी डिटेल में करवाई है, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लिख लें। ठीक है, आप लिख लें कि फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक होगा। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप था। इसके अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स अब लिख लें। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल क्या क्या बतानी है आपको। इधर आपको मैंने पीछे बताया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वो Q इज इक्वल टू CV जब मैंने बताया था। ठीक है, ये सारा कुछ इस पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। नेक्स्ट थिंग इज, अगला रिलेशनशिप आपके पास है, मैं कलर चेंज करके ही लिखूंगा उसके लिए। ठीक है, वी विल अडॉप्ट ऑरेंज। ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस देन y दोबारा इंक्रीज होगी, लेकिन अब इससे ज्यादा इंक्रीज होगी लेकिन पहले डायरेक्ट रिलेशन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्केयर है अब। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ x इज डबल्ड देन, अगर वैल्यू ऑफ x वो कहता है डबल हो जाए, यहां डबल पुट करें, ये आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं बल्कि। ठीक है, यहां पर पुट करें जरा, 2x डबल कर दी मैंने, तो y कितना हो गया, ये हो गया 4x, तो x किसके इक्विवेलेंट था y के, तो y कितना हो गया, y प्राइम कितना हो गया 4y, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो स्क्वायर के साथ, स्क्वायर डायरेक्ट हो। ठीक है, अब वो कहते हैं ये रेशियो है, दोबारा से हम वही फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखेंगे x1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 ओवर y2। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। वो कहता है 2:3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4:9। ठीक है, कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर लें 4, 3 का स्क्वायर लें 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, बताएं जल्दी बताएं। बिल्कुल बच्चों, आपका आंसर आएगा 4:9। ठीक है, समझ आ गई है बच्चों। नेक्स्ट हम आगे चलें। मुझे इसमें लग रहा है कि बच्चों आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मुझे इसलिए लग रहा है कि चलें आप आगे चलें, अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको वैसे बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम इसका वही जो रिलेशनशिप है वही 2 वैल्यू रिलेशनशिप लिखें तो वो ये होगा। ठीक है, यहाँ पर बस स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सेम है। एक और कर लें, ठीक है, तब तक हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट होने वाला है और 1 आवर का ही लेक्चर हुआ करेगा। ठीक है, कल बच्चे कह रहे थे सर आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा रख दिया, सर ये गलत बात है। आई वाज लाइक बच्चों आप लोगों ने MD गेट करना है, होश करो कुछ, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों को 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आप रो रहे हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लेकिन फिर भी चलें कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगी, एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं, वही मैं आपको पहले दे चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाली एग्जांपल। ये ज़रा ज़्यादा लाइट है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई पुत्रो, समझ आ गई। V स्क्वायर, ये बिल्कुल यही रिलेशनशिप है, y हो गया काइनेटिक एनर्जी और V स्क्वायर हो गया आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, आगे या सेम रिलेशनशिप्स आप इन पे सारे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं अंडर रूट रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या था कि इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस देन y अगेन इंक्रीज होगा। अब पहले दोनों से कम होगा, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है। ठीक है, अब वो कहता है इफ द वैल्यू ऑफ x इज डबल्ड देन y के साथ क्या होगा, y अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज होगा। ये मैं आप सारा नहीं दोबारा करवाऊंगा, ये आप कर लीजिएगा। या इसको हम 1.41 भी लिख सकते हैं, मैं आपको ये भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर वो रेशो हो हमारे पास, x की रेशो क्या हो 2:3, तो y की क्या होगी अंडर रूट 2:3। कैसे? या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 3।
वही बात के अब मैं क्या दोबारा लिखूँ, x1 ओवर x2 दोनों के ऊपर अंडर रूट है एंड y1 ओवर y2, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं लास्ट में 2 वैल्यू रिलेशनशिप, तो वही होगा y2 ओवर y1 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 ओवर x1। 3 रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं। बेटा 6 हैं, अभी कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ सारे काम ख़त्म करें ये वाला। पहले उसके ऊपर वाले की एग्जांपल तो ले लें बच्चों, क्या करते हो। अच्छा इसकी एग्जांपल ये है, हमारे पास होती है, मैं आपको लिखवाई है ये भी पीछे, 2 पाए एल ओवर जी, ठीक है। अब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, ये मैंने आपको पीछे पूरा क्वेश्चन भी करवाया, यू रिमेंबर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली जो है अगला रिलेशनशिप उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेंज द कलर येलोइश। मुझे वैसे येलो कलर बहुत पसंद है, आपने नोटिस किया होगा हमारे लोगों में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर येलो कलर यूज़ होता है, ये आंखों को बड़ा इजी लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। अच्छा नेक्स्ट थिंग इज इनवर्स रिलेशनशिप, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, समझ आ गई, लिख दिया मैंने रिलेशन। अब देखें, इफ x इज इंक्रीज्ड देन y विल डिक्रीज। बच्चों यहां पर डिक्रीज आएगा, क्यों, x बढ़ेगा y कम होगा, तभी तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा बच्चों, ठीक है। अब वो कहेगा इफ x इज डबल्ड देन y विल बिकम हाफ, हाफ हो जाएगी बच्चों। कैसे हाफ हो जाएगी, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। ये देखें ज़रा, 2x लिख दिया मैंने, ये प्राइम था, तो ये 1 ओवर एक्स कितना होता है, y के बराबर, तो ये हो गया 1 ओवर 2, हम इसको u भी लिख सकते हैं y। ये आपको डी कोड करने आने चाहिए, क्वेश्चन ये इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। ये मुझे ज़्यादा लाइट लग रहा है, मैं चेंज ही कर देता हूँ, आप लोगों को बिला वजह प्रॉब्लम ना हो। ब्लू ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये बता देता हूँ, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने डबल कर दिया x को, ठीक है। अब 1 ओवर x क्या होता है, ये देखें 1 ओवर x हम पीछे लिख के आए, वो y के इक्विवेलेंट है, तो आप लिख लें प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2y, तो हाफ हो गई, बिल्कुल हाफ हो गई, ठीक है। अब रेशियो की बात करें, अगेन मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y2 ओवर y1। अब इनवर्स रिलेशन है, वो आप निकालना सीखे होंगे, आप लोग अब बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा मैं डिटेल में पहले करवा रहा हूँ, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये 9th क्लास के बच्चे को भी आता होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो यहाँ पर आएगा 3:2, ये रेशो ऐसे निकलेगी, जो आपने रेशो पहले निकाली उसका इन्वर्स कर देंगे तो ये निकल आएगी। और इसका जो 1-to-1 रिलेशनशिप 2 वैल्यू रिलेशनशिप है वो हमारे पास है y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x1 ओवर x2, इनवर्स होगा एक दूसरे के, यानी ये देखें y1 इधर है, x1 इधर है, y2 इधर है, x2 इधर है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम एक और वैल्यू की तरफ मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट इज स्क्वायर इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स पे आ गए आप, ठीक है। ऊपर वाले की एग्जांपल फिर नहीं मैंने दी, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसके लिख लें बच्चों, कौन सी लिखवाई जाए, यस बॉयल्स लॉ, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर वी, ठीक है, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज वाई इज इनवर्सली स्क्वायर इनवर्स रिलेशन है, इसको कहते हैं स्क्वायर इनवर्स रिलेशनशिप। अगेन x इंक्रीज होगा, y क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम डबल करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी बोले, 1 ओवर 4 होगी इस दफ़ा, क्यों, पहले हुई थी 1 ओवर 2, हाफ हुई थी ना, अब उसका स्क्वायर ले लें, तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 1 ओवर 4। ये अगर आपको किसी बच्चे को ना कैलकुलेट करनी है तो ये मुझे बता दें, मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन गलत मत करिएगा प्लीज़, ये बच्चों वाली बातें मैं इसीलिए नहीं करवा रहा, ठीक है। सिमिलरली अब आपने इसका स्केल ले लेना है, तो वो 9:4 आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो वो ऐसे हो जाएगा कि आप जानते हैं x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y2 ओवर y1, ठीक है। अब आपने रेशियो निकालनी है, इधर लिख लें, क्या लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे, क्योंकि y2 और y1 है ना, उसको बाद में इन्वर्स करता हूँ मैं, y2 और y1, इसका स्केयर लेना है क्योंकि स्केयर है यहाँ पर, ये देखें, ये देखें, तो स्केयर लें,
ठीक है, आपने इसका स्क्वायर ले लिया, वेट अ सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर ले लिया बच्चों, तो आपके पास आंसर आ गया 4/9, यहाँ पर सॉरी 9, एंड यहाँ पर क्या हो गया y2/y1। अब लिख दें आप y1/y2 इज इक्वल टू 9/4। क्या यही लिखा था मैंने? जी बिल्कुल। अब इसका 1 to 1 रिलेशनशिप है, वो भी बहुत सिंपल है, ऊपर वाले में बस स्क्वायर ऐड कर दें, y2/y1 इज इक्वल टू x1/x2। अब आपका बस एक लास्ट रह गया था, मैंने इसीलिए सारा करवा दिया, मैं कहा चलो हो ही जाए आप मुकम्मल, ठीक है, क्या थोड़ा थोड़ा करना बाद में। तो लास्ट है, बल्कि ऊपर वाले की एग्जांपल मैंने फिर नहीं दी, माशाल्लाह। अच्छा, इधर मैं आपको एक एग्जांपल नोट करवा दूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है आपकी इधर, आप इधर लिख सकते हैं, हाँ ये वाली, E इज इक्वल टू KQ/R², E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये E आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे, इधर डेडिकेटेड बच्चे हैं मेरे सारे, मेरे प्यारे बच्चे हैं सारे। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे, आपको सबको आपकी वालिदैन के लिए जो है जन्नत, मतलब उनके लिए जो नेक काम करें, ताकि उन सबको जो है आखिरत में भी अच्छा अजर मिले और ज़िंदगी में भी उनके लिए हमेशा खुशियों का बाइस बने रहिएगा बच्चा, और मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। अब इसको कहते हैं स्क्वायर इन्वर्स रिलेशनशिप, अंडर रूट इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे देख लेते हैं क्या होगा। अगर x को इंक्रीज़ करेंगे तो y फिर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यार इन्वर्स जहाँ पर आ गया, एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होनी है, मस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। वो क्यों आएगा ये सोचना है। अब आपने यहाँ पर देखा था ना कि 1/2 आया था आंसर, यहाँ पर 1/2, ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ इन्वर्स रिलेशनशिप था। अब इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, 1/√2। अगर ये भी किसी से सॉल्व ना हो, ये और ये आपने खुद करने हैं, मैंने ऊपर से सारे करवाए हैं बेटा, ये आप बच्चों वाली बातें हैं। अगर आपसे ना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, झिझकना नहीं है, मैं कुछ नहीं कहता होता, आपको पता है सब बच्चों को कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता, इतने प्यार से डील करता हूँ हमेशा। तो आप लोगों ने झिझके बगैर आना है और मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल वैसे ही। अगर 2:3 है, x इज इक्वल टू कितना है, 2x1/x2 कितना है, 2:3। ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, सारा करवाने की जरूरत नहीं है, बस इधर स्क्वायर की जगह आपने अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर की जगह अंडर रूट ले लें, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, √3/2। अभी आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इधर √2/3 आपने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये y2/y1 है। y1/y2 करोगे ना बच्चों, तो ये होगा √3/√2। देन इसका 2 to वैल्यू रिलेशनशिप भी सिंपल है, स्क्वायर की जगह पर इन्वर्स आ जाएगा, इन्वर्स कह रहा हूँ सॉरी, अंडर रूट आ जाएगा, यार इन्वर्स मुंह पे चढ़ गया, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह ताला आपका अमी नासिर हो, आपको शाद रखें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, ठीक है। आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता करें, और आपको अपने वालिदैन के लिए खुशियों का बाइस बनने की तौफीक अता करें, आपको अपने रूबरू सजदा जो है करने की तौफीक अता करें, ठीक है। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ बच्चों, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, शाद रहें, आबाद रहें, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।